आज हम राजकुमार जी द्वारा लिखित कहानी सेलर पढ़ेंगे। उस दिन शीशे में मुंह देखते समय अनायास ही जब उसकी नजर अपनी आंखों पर पड़ी तो लगा जैसे कहीं कुछ खो सा गया हो। कब खोया यह पता नहीं चला उसे, क्योंकि पिछली बार शीशे में कब उसने अपनी आंखें देखी थी यह कोशिश करने पर भी उसे नहीं याद आया। कुछ देर तक उसी प्रकार एक हाथ में शीशा लिए वह अनिश्चित उदासीन भाव से देखता रहा। खुली खुली शून्य सी आंखें, जैसे दो दरवाजे अपने आप खुल गए हों, जिनके बीच से दूर दूर तक फैला उजाड़ दिखाई देता हो। और उस दिन इतवार की उस सुबह कंपनी बाग में यदि कोई उसे देखता तो उसकी आंखें उस पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती जो किसी अदृश्य छाया की भांति उससे चिपटी रहती। परंतु उस दिन कंपनी बाग में लोग नहीं थे। अकेले उसने सुरक्षित महसूस किया। दो घास के हिस्सों के बीच बनी पगडंडी पर लाल बजरी उसके पैरों के नीचे दबकर चर चर करती रही। सूरज की तिरछी किरणें यूकेलिप्टस के लंबे पेड़ों के ऊपर बाग पर चमक रही थी और फूल थे लाल, हरे, पीले। दो चार के अतिरिक्त अन्य फूलों के नाम उसे मालूम नहीं थे। न कभी इसकी आवश्यकता उसे महसूस की थी कि वह उनका नाम जाने। उस सुबह हवा ठंडी थी। उसे याद आया कि प्रातः शीशे में उसने देखा था कि आंखों में से कुछ गिर गया है या उन्हीं में से कुछ खो गया हो, परंतु उसने चिंता नहीं की। फिर सुबह की ताजी हवा में वह सब भूल गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, रस्सी के खुले सिरे की भांति। काले बालों में जब पहली बार उसने कुछ सफेद फूल बाल देखे तब भी एक हाथ में शीशा पकड़े वह घनी उदासीनता के घेरे में सिमट गया था। अब उसने अभ्यस्त कर लिया था खुद को, आंखों से भी अभ्यस्त हो जाएगा। लगभग एक ही मास तो हुआ, ठीक से उसे याद भी नहीं है, जब ससुर ने अपने कमरे में बुलाकर छोटी सी भूमिका के बाद कहा था कि अपने और अपने पुत्र के खर्चे के जो 100 रुपये वह हर महीने देता है वह इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने कथन को सत्य साबित करने के लिए उन्होंने आटा, दाल, घी, चावल आदि के दाम भी बतलाए थे। फिर बिजली, मकान, महरी और उसका कमरा और उसकी झुकी हुई आंखें देखकर दबे स्वर में उन्होंने यह भी कहा था कि उसका पुत्र बड़ा होता आ रहा है, जिससे उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। उसे चुप देखकर वह आत्मीयता भरे स्वर में कहने लगे, मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, तुम्हारे साले भी अब बड़े हो गए थे, उनकी संतान फैल रही हैं और अपनी कमाई में से किसी दूसरे को खिलाना वह नहीं चाहते। मैं आजकल तो अपने खून के रिश्ते तक का कोई नहीं पूछता। फिर बेटा एक क्षण रुक कर कहा था, अलग मकान लेकर रहते तो क्या 100 रुपये में गुजारा होता? फिर यहाँ सब तरह से आराम है, अपने घर की तरह तो सब कुछ है। तुम्हारी सास तुम्हारे बेटे से जितना प्रेम करती हैं इतना उसे किसी अपने नाती पोते से नहीं होता है। और यह बात बहुओं की आंखों में खटकती रहती है, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। और वह निरीह भाव से सब कुछ सुनता रहा, मानो वह सब किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा हो। फिर अपने कमरे में वापस लौट आया था। मुन्नू ना होता तो वह कहीं और एक कमरा किराए पर लेकर अपना अलग ठिकाना कर लेता। मुन्नू को लेकर अकेले कैसे रहेगा? अलग ना रहने का उसके पास यह बड़ा शस्त्र था। फिर अलग रहकर अन्य चिंताएं उसे घेर लेंगी, खाने की, गृहस्थी की, देखभाल की। ससुर की बात में उसे विश्वास नहीं था। वह सब मिलकर उसे लूटना चाहते हैं, उसे सीधा साधा समझकर उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं, वह 100 रुपये से अधिक नहीं देगा। अचानक अपने सामने बेंच पर एक लड़के को बैठे पढ़ते देखकर वह चौंक सा गया। उसे लगा जैसे वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो। यदि वह उस लड़के को दूर से ही देख लेता तो चुपचाप पीछे मुड़ जाता या दाएं बाएं निकल जाता।
वह लड़के को कुछ क्षण तक झुके पड़ते देखता रहा और धीरे धीरे उसके पास बेंच पर बैठने की उसने इच्छा की। वह दबे पांव बेंच के दूसरे कोने पर जा बैठा। लड़के ने उस पर एक दृष्टि डाली और कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो इस प्रकार का आदमी वह पहली बार देख रहा हो। फिर अपनी पुस्तक पर झुक गया। लड़के को अपनी तरफ देखते वक्त वह मुस्कुराया, परंतु कोई उत्तर ना पाकर वह सीधा कुछ दूर पर बिखरे ऐतिहासिक खंडहरों को देखने लगा। उसकी पत्नी जीवित होती तो दूसरी बात थी, अब उसका यहाँ रहना सबको अखरने लगा है। उसके ससुर का पिचका हुआ बिना दांतों का चेहरा उसके सामने आ गया। उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी। वे फिर तकाजा करेंगे और उसे याद दिलाएंगे। उसके बड़े साले की पत्नी प्रायः कर्कश स्वर में कहती सुनाई देती कि उससे इतनी रोटियां सेकी नहीं जाती, और जब उसकी सास उससे धीमे स्वर में कहने को कहती नीचे जमाई सुन रहे हैं, तो उसकी आवाज़ और भी तेज हो जाती। मुझे किसी का डर नहीं है, सच्ची बातें कहने में क्यों हिचकूं? ऐसी औरत मैं नहीं हूँ जो चुप रहूं। और वह नीचे अपनी कोठरी में बैठा सब सुनता था। कोठरी के बाहर दलान के ऊपर लगे जाल में से ऊपर की सब बातें उसे सुनाई देती थीं। माफ़ कीजिए, पास बैठे छात्र ने पूछा, आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने से क्या कारण होते हैं? वह चौंक सा गया। कुछ देर वह फटी फटी आंखों से उस छात्र की ओर देखता रहा, जिनकी आंखों में हंसी छिपी हुई थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके दिवस में दो शून्य बड़ी तेजी में घुड़दड़े दौड़ाने लगे, मानो एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। अगले भूगोल की बारी थी। आपने भूगोल तो पढ़ा ही होगा? छात्र ने पूछा। फिर क्षण भर तक उसके चेहरे का देखने के बाद उसने कहा, अच्छा यह बताइए कि वह कौन सा देश है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है? फिर अपनी ओर ताकते देखकर छात्र के होठों पर एक हंसी सी फैल गई। छात्र को अब विश्वास हो गया कि वह मैट्रिक पास भी नहीं है। वह उसी प्रकार चुप बैठा रहा, जैसे इंटरव्यू के वक्त किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकने पर नौकरी का उम्मीदवार प्रश्न पूछने वाले की ओर देखता है। ऐसा ही उसने सोचा। छात्र के चेहरे पर एक निश्चिंत सी हंसी थी। आंखों में अंधेरी रात के तारे जैसी झिलमिलाहट थी। और प्रातः शीशे में जब उसने अपनी आंखें देखी थी, मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूँ, वह हाथ में दबी पुस्तक बंद करके बोला, मैं सेलर बन जाऊंगा परीक्षा के बाद, जिससे दुनिया भर की सैर कर सकूं। मुझे घूमने का बहुत शौक है और सेलर बनकर मैं बिना पैसे के सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। अच्छा, क्या आप कभी जहाज में बैठे हैं? छात्र ने उत्साह भरे स्वर में कहा। पहली बार उसे ऐसे व्यक्ति मिला जो अपना मुंह खोले बिना दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने अनुभव किया कि छात्र को देखते वक्त उसकी आंखों के सामने मुन्नू का चेहरा ही घूमता रहा। उसे भी मुन्नू को किसी स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। घर में रहता है तो उसे खाली देखकर सब छोटे मोटे काम कराते रहते हैं। कभी हलवाई की दुकान से दही लाना, कभी उसके ससुर का हुक्का भरना, छोटे साले की रोती हुई लड़की को गोद में लेकर चुप कराना। वह अपनी कोठरी में बैठा मुन्नू को दिए हुए आदेश सुनता रहता, विरोध में कभी कुछ कह नहीं सकता। मुन्नू से डरता है, उसकी कोठरी में कभी पांव नहीं रखा होगा शायद, और उसे याद भी नहीं है। जब ऊपर का संदेश देने उसे कोठरी में आना पड़ता तो दहलीज पर खड़े खड़े जल्दी से कह देता, बड़ी मामी कहती हैं कि आटा पिसवा लाइए, या अचार के लिए 10 सेर कच्चे आम मंडी से ले आइए, और फिर वह ऊपर भाग जाता। उसे अंदर बुलाने की इच्छा कई बार उसके मन में हुई, लेकिन बात कभी होठों के बाहर निकली ही नहीं। उसे देखकर लगता है जैसे भीतर छाया कोहरा अपने आप फटा जा रहा हो। किसी बच्चे से झगड़ा हो जाने पर मार भी उसे ही पड़ती है,
और वह उसके रोने की आवाज़ सुना करता है, परंतु शिकायत करने कभी मुन्नू उसके पास नहीं आता। एक बार सब्जी खरीद कर जब वह थैला ऊपर देने गया तो दूसरे बच्चे मुन्नू को न देखकर उसे कुछ चिंता सी हुई, परंतु किसी से उसके विषय में पूछने का साहस भी नहीं हुआ। यह सोचकर कि वह शायद छत पर खेल रहा है, वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। अंधेरे में उसे कोने से मुन्नू के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसे देखकर मुन्नू का रोना तुरंत बंद हो गया और उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। क्या हुआ मुन्नू? उसने धीरे से पूछा। क्या किसी ने पीटा है? उससे अधिक नहीं कहा गया। हिचक हो रही थी। हिचकते हुए उसने मुन्नू के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, परंतु वह और सिकुड़ गया, जैसे उसकी सहानुभूति की आवश्यकता ना हो। मुन्नू के बड़े बड़े रूखे उलझे बाल उसकी अंगुलियों में फंस गए। उसे लगा जैसे मुन्नू के बाल कटे 2 महीने बीत चुके हों। उसकी कमीज कंधों पर से फटी हुई थी। निकर पर मैल और धूल की मोटी परत जम गई थी। टांगों का खुरदुरा मांस उसे सूखा चमड़ा जान पड़ा और वे दोनों कितनी ही देर रात के अंधेरे में उसी प्रकार बैठे रहे थे और अनेक धुंधली धुंधली परछाइयाँ उसके चारों ओर घूमती रही। लग रहा था जैसे वह पहली बार अपने बेटे को स्पर्श कर रहा हो, मानो कभी अभी ही उसका जन्म हुआ हो। अफ्रीका के जंगलों में बहुत भयानक शेर और गैंडे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है। अच्छा, आपने कभी समुद्र देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जब सेलर बन जाऊंगा तब तो समुद्र में ही दिन रात रहना पड़ेगा। इसी से मुझे रंज होता है। कभी समुद्र नहीं देखा। छात्र को बेंच के दूसरे सिरे पर बैठा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सुबह की हल्की हल्की धूप उन तक जा पहुंची। पेड़ों की लंबी कतार के नीचे उसे फूल दिखाई दे रहे थे, लाल, हरे, पीले, लेकिन फूलों के नाम उसे मालूम नहीं। उन्हें आंख भर देख लेना ही पर्याप्त था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, और पढ़कर होगा भी क्या? मेरे बड़े भाई ने बीए पास किया है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। 100 रुपए तक की नौकरी नहीं मिली और आखिर में वह घर से भाग गया। छात्र कह रहा था और पिताजी को मेरा सेलर बनना पसंद नहीं है। अगर उन्होंने विरोध किया तो मैं भी घर से भाग जाऊंगा। अपनी किताबें बेचकर मुझे मुंबई के निकट के पैसे मिल जाएंगे। मैंने एक सेकंड हैंड किताबों के बुक सेलर से बात कर रखी है और वह मान गया है सेकंड हैंड किताबें लेने को। अच्छा, आप तो मुंबई गए होंगे? वहाँ तो सैकड़ों जहाज बंदरगाह पर आते जाते रहते हैं। क्या मुझे किसी में भी काम नहीं मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं वैसे? छात्र की आंख में समुद्र की गहराई उभर आई थी। कभी उसकी आंखों में भी उतनी ही गहराई रही होगी। उसे लग रहा था जैसे उस छात्र के साथ वह भी जहाज में बैठकर यात्रा कर रहा हो। चारों ओर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं, जिनके बीच में जहाज आगे बढ़ा जा रहा है। उसकी पत्नी भी कहती थी कि मुन्नी को खूब पढ़ाएंगे, अपना खर्च कम करके उसे किसी प्रकार की तंगी नहीं होने देंगे। फिर आशा भरी मुद्रा में उसकी ओर देखती हुई कहती, और वह हंसते हुए उसका साथ देता था। वह आज होती तो देखती कि उसके स्वप्न किस प्रकार साकार हो रहे हैं। इतवार की छुट्टी में घर पर आराम ना करके वह बाग की सैर कर रहा है। एक बेंच पर बैठा एक छात्र से बात कर रहा है। उसकी सास को वास्तव में मुन्नू से स्नेह है। कभी कभी अपनी छोटी सी जमा पूंजी में से वह उसके लिए कोई कपड़ा बनवा देती, कभी मेले में से कोई खिलौना खरीद लाती, परंतु यह स्नेह उनकी बहुओं को अखरता था, जिसके भय से वह कभी प्रकट रूप से मुन्नू पर अपना प्रेम जाहिर नहीं करती थी। एक दिन मुन्नू को लेकर ही घर में झगड़ा हो गया था और दोनों बहुओं ने सास को जली कटी सुनाई थी। सास दिन भर रोती रही और शाम को उसके वापस लौटने पर उसी कोठरी में आकर कहने लगी, बेटा, घर के हाल चाल तुमसे छुपे नहीं हैं। वक्त ऐसा आ गया है कि सगे रिश्तेदार भी पराये बन गए हैं। फिर बहुएं पराये घर से आती हैं
जो अपनी ससुराल के पुराने रिश्तों को नहीं निभा पाती। तुम तो अब घर के जमाई हो। धोती के कोने से वह अपनी आंख पोंछने लगी। शायद जमाई के नाम से उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई थी। हमारे लिए डूब मरने का दिन है कि जमाई अपने खाने पीने का खर्च खुद देता है और बहुओं को तुम्हारी 2 रोटियां सेकने में भी अखरती हैं। और दबे स्वर में उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि वह अपना अन्य ठिकाना देखे, यही बेहतर होगा। मुन्नू को जब तक वह और बड़ा नहीं हो जाता तब तक 1-2 साल के लिए वह अपने पास रखे रहेंगी। एक बार वह अलग हो जाएगा तो घर में सबको उसके 100 रुपए का अभाव अखरेगा। और उस रात कितनी ही देर तक अपनी चारपाई पर लेटा वह करवटें बदलता रहा। अपनी पत्नी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसकी मृत्यु ना होती तो शायद इस समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़ता। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन नए मकान की तलाश करेगा। यहाँ भी तो एक कोठरी है उसके पास है, जहाँ दिन में भी बत्ती जलाए बिना कुछ दिखाई नहीं दिए, और यदि रात को खाने के बाद कभी उसकी बत्ती जलती रहे तो ससुर ऊपर जाल पर खड़े होकर सीधे उससे न कहकर आम ऐलान करते हैं कि घर की सब बत्तियां तुरंत बुझा दी जाए, नहीं तो जिस कमरे की बत्ती जलेगी उसका तार वह काट देंगे। कोठरी के पास नाली बहती है जहां ऊपर से बहुत गंदी दुर्गंध फैलती है। अब उस बदबू से वह अभ्यस्त हो चुका है, लेकिन पहले पहल जब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे ऊपर वाला कमरा खाली करके नीचे आना पड़ा था तो कोठरी की सीलन और नाली की बदबू उसे असहनीय लगती थी। ऐसी कोठरी 10-15 रुपए में उसे कहीं भी मिल सकती है, परंतु सुबह होते होते उसने निश्चय ढीला कर लिया था और कुछ दिनों बाद वह अपने इरादे को पूर्ण रूप से भूल गया था। जिंदगी फिर नियमित रूप से बहने लगी। अपने दूसरे विवाह का विचार उसके दिमाग में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, परंतु अपने घर में कोई है नहीं और ससुराल वाले उसके दूसरे विवाह की बात क्यों सोचेंगे। परंतु एक दिन तबीयत भारी होने के कारण आधी छुट्टी लेकर जब वह दिन में ही लौट आया तो घर में किसी को उसके आने की खबर नहीं लगी थी। तब उसने सुना था कि घर के काम से निवृत्त होकर उसके सालों की स्त्रियां परस्पर बातें कर रही थी। बड़ी कह रही थी कि जमाई बाबू का कहीं फिर ब्याह हो जाए तो वह अपनी नई ससुराल जाकर बस जाएंगे और उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। कोठरी खाली होगी तो बच्चों को पढ़ने का कमरा मिल जाएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगी थी, लेकिन छोटी ने कहा कि कोठरी खाली होने पर बच्चों को नहीं मिलेगा। ससुर किराए पर उठाकर किराया अपनी गांठ में दबा लेंगे। सिर में दर्द होने पर भी वह कितनी ही देर तक इसी विषय पर सोचता रहा था। अनायास ही सामने बैठे छात्र पर उसकी नज़र पड़ी तो वह पुस्तक पर झुका हुआ पढ़ रहा था। कुछ देर तक वह छात्र को बड़े गौर से देखता रहा। होठों के ऊपर हल्के हल्के मूंछों के बाल उग लगे थे। चेहरे पर कहीं कोई मलिन छाया नहीं थी। पूरी जिंदगी सपाट मैदान की भांति उसके सामने फैली हुई है, जिसने नए नए अनुभव पाने की आशा उसके मन में हिलोरे लेती हैं। रात को सोता होगा तो दुनिया भर के सामने देखता होगा। शेर और गैंडे की लड़ाई वह देश जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। जंगल, पहाड़, समुद्र, क्षण भर को उसे लगा जैसे मुन्नू ही बड़ा होकर उसके सामने बैठा हो और ऐसे सपने देख रहा हो। वह भी तो इसी प्रकार स्वप्न देखता होगा और उसकी पत्नी भी ऐसे ही स्वप्न देखती थी। उसे नींद में कभी सपने नहीं दिखाई देते। कोशिश भी करती तो असफल। वह बेंच से उठने लगा तो उसने छात्र की ओर एक आत्मीयता भरी मुस्कुराहट से देखा। वह अनुभव करने लगा था मानो उन दोनों का पुराना परिचय हो और छात्र ने उसे अपने मन की बात बतलाई थी, जो केवल अभिन्न मित्रों से ही कही जाती है। वह रहस्य जिन्हें केवल वह 2 ही जानते थे, परंतु उसकी आवाज़ सुनकर छात्र ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसकी ओर इस प्रकार देखा मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी चिंता न कर वह अपनी पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसने अनुभव किया जैसे उसकी आंखों में
वही रिक्तता समा गई हो जो उसने प्रातः शीशे में देखी थी। उसने एक बार फिर यूकेलिप्टस के पेड़ों की कतार को देखा जिन पर पूर्ण रूप से अब धूप फैल गई थी। आज इतवार है। वह कंपनी बाग में घूम रहा है और क्यारियों में फूल लगे हैं, लाल, हरे, पीले, जो सदा के लिए अपरिचित ही बने रहेंगे। जैसा बेंच पर बैठा वह छात्र, चारों ओर गहरा सन्नाटा है और घर में शोरगुल हो रहा होगा। दोनों साले आज घर पर ही होंगे और यदि दोनों में से एक ही ससुर झड़प भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है, आपस में लड़ेंगे और कहीं मुन्नू बीच में फंस गया तो वही पीटा जाएगा। ऐसा ही उसने देखा है। घर में रहते हुए भी रोते हुए अपने पुत्र को वह सांत्वना के 2 शब्द नहीं कह पाता। उसे लगा कि यदि वह घर वापस लौट कर ना भी जाए तो उसकी अनुपस्थिति महसूस नहीं कोई करेगा। भोजन के समय उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की जाएगी। महरी उसकी थाली लगाकर उसकी कोठरी में ही दे जाती है। उसे और रोटी या सब्जी की आवश्यकता भी पड़े तो वह मांग नहीं सकता। और ससुर कहते थे कि उसका खर्च 100 से अधिक है। मुन्नू के बड़े होने के साथ साथ उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। परंतु उस दिन जब छत पर उसने मुन्नू को देखा था तो सूखी टहनियों जैसे उसके हाथ पांव देखकर उसका बड़ा सा सिर बहुत बेडौल जान पड़ा। और यह भी उसने ससुर या शायद बड़े साले को कहते हुए सुना था कि उसकी कोठरी से आसानी से 40 रुपए का किराया आ सकता है। उसकी पत्नी के गहने भी ससुर के पास धरे हैं। विवाह के बाद जब वह यहीं आकर रहने लगा था तो पत्नी ने गहने अपने पिता के पास रखवा दिए थे। जब आवश्यकता पड़ती तो मांग कर पहन लेती और उसकी मृत्यु के बाद भी वे वहीं पड़े रहे। एक बार उसकी चर्चा चली तो ससुर ने बिना किसी झिझक के कहा कि मुन्नू की शादी होने पर उसकी बहू के लिए रखे हैं और उन्हें ही दिए जाएंगे। उसने हाँ ना कुछ न कहा। परंतु एक दिन अपने छोटे साले की पत्नी को वही नेकलेस पहने देखा था जो उसकी पत्नी पहना करती थी। तब क्रोध आने पर भी वह चुप रह गया था। अलग मकान लेगा तो ससुर से गहने भी मांग लेगा, परंतु मन में कहीं आशंका थी कि वे अब उसे मिलेंगे भी या नहीं। घूमते घूमते उसे लगा जैसे वह कितने ही बोझ अपने सिर पर लादे चला जा रहा हो। एक एक करके वे बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं कर पाता। बाग के कोने में स्थित वह किसी खंडहर के सामने पहुंच गया। शायद किसी का मकबरा था। ऊपरी बुर्जी पर बने हुए नीले पत्थरों के टुकड़े धूप की किरणों से चमक रहे थे। वह कुछ देर तक खड़ा दूर खंडहरों की काली दीवारों और दीवारों के सुरखाओं को देखता रहा। उन सुराखों में एक अजीब बेचैनी थी। अचानक बेंच पर बैठे छात्र का चेहरा उसे याद आया तो अपने भीतर किसी के फड़फड़ाने का स्वर भी सुनाई दिया और वह बिना हिले डुले अपनी सांस रोक लेने चाहता था और सुनता रहा। जब भीतर बनी गहरी खाई को भी कोई असर ना हुआ तो उसे लगा कि गहरी खाई को कोई भर रहा है। अब मुन्नू को खुद ही पढ़ाया करूँगा। शाम को घर से लौटने के बाद रोज 2 घंटे करूं तो 1-2 साल बाद किसी स्कूल में 4वीं या 5वीं में भर्ती हो सकता है। उससे छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं और वह घर में बैठा रहता है। इस विचार से उसके पांव अपने आप घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक दुकान से उसने एक प्राइमर, एक स्लेट और पेंसिल और कॉपी खरीदी। फिर कुछ सोचकर दुकानदार से उस सामान को अच्छी तरह एक अखबार के कागज में लपेट देने के लिए कहा जिसे कोई देख न सके। उसे सोने के बाद सपने दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी जागते हुए चारपाई पर लेटे लेटे, सूनी छत पर या दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए अपनी फाइलों में उसे मोतियों जैसी झिलमिली करती हुई बूंदें दिखाई देती हैं और वह उन्हें तब तक देखता रहता है जब तक वह धीरे धीरे धुंधली नहीं हो जाती और उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अपनी कोठरी में चुपचाप चारपाई पर बैठा
वह प्राइमर के पन्नों को धीरे धीरे सहला रहा है, मानो वर्षों से ऐसी मूल्यवान वस्तु उसने ना देखी हो। दिन में अंधेरा होने पर वह बत्ती नहीं जलाता, उसे सब दिखाई देता है। ऊपर शोर हो रहा है बच्चों का, उसके साले की स्त्रियां रसोई में खाने की सुगंध आ रही है। तभी अपने ससुर को कोठरी की ओर आते देखकर उसका कलेजा धक से रह गया। वे कहीं यहाँ आए उसे याद नहीं। उसने तुरंत प्राइमर को कंबल के नीचे छिपा दिया। उनके साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी थे और उसे लगा जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले कहीं देखा हो। फिर पास आने पर पता चला कि सुबह शीशे में जो अपना चेहरा दिखाई दिया था उससे वह व्यक्ति बहुत मिलता जुलता है। उसकी आंखों को देखकर अनुभव किया कि जैसे उनसे भी कुछ गहरा आ गया हो। दोनों को कोठरी की देहरी पर खड़े देखकर वह चारपाई से उठ खड़ा हुआ, परंतु उसके ससुर ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाकर उस व्यक्ति से कहा, यही कमरा है, पुताई होने के बाद इसका रंग निखर आएगा। मेरे पास कितने ही आदमी इसे किराए पर लेने आए, लेकिन किसी अनजाने आदमी को कैसे दे दूं? घर में औरतें हैं। आपको वकील साहब ने भेजा है और वह मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसीलिए उन पर विश्वास करके आपको यह कमरा दे रहा हूं। उस व्यक्ति को चुप देखकर वह फिर कहने लगा, इस इलाके में खाली कमरा मिलना असंभव है। फिर यहाँ सब बात का आराम है। कचहरी, डाकखाना, चौक, मंडी सब कुछ बहुत करीब पड़ते हैं। 10-15 मिनट में पैदल ही सब जगह पहुंचा जा सकता है। रिक्शे के पैसे भी बचेंगे। उसे लगा जैसे वह व्यक्ति कमरे में न देखकर उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसे लग रहा था कि उससे आंखें मिलते ही वह व्यक्ति उसका गला दबोच लेगा। भय से उसका सारा शरीर पसीने में डूब गया था। उस व्यक्ति ने वह कमरा लेना स्वीकार कर लिया। ससुर के पिचके चेहरे पर हंसी फैल गई। अगले इतवार तक वह अपना सामान ले आएगा और तब तक कमरे की पुताई हो जाएगी, वह ससुर ने वादा किया। जाने से पूर्व उस व्यक्ति ने फिर इसकी ओर ध्यान से देखा, परंतु वह अपना सर झुकाए ही रहा। सांस लेना भी उस समय दूभर जान पड़ रहा था। उनके चले जाने पर वह खड़ा ही रहा। चारपाई पर बैठने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, जैसे उसके बैठते ही ससुर या वह व्यक्ति आकर उसे उठा देंगे। उस दिन दोपहर के बाद कोठरी खाली कर देनी पड़ी। ऊपर छत पर टीन से ढका एक गोदाम सा था, जहां घर का बेकार सामान पड़ा रहता था। बरसात में यहाँ चारपाई बिस्तरे रखे जाते थे। दोनों सालों ने मिलकर उसके बिखरे सामान को तरतीबर कोने में लगा दिया था और खाली स्थान पर महारी ने झाड़ू लगा देने के बाद उसकी चारपाई बिछा दी। उसका बक्स और दूसरे सामान एक कोने में रख दिए। वह कुछ नहीं बोला, जरा सी भी आनीकानी नहीं की। सबके नीचे चले जाने पर वह चारपाई पर लेट गया, जहां दूर दूर तक फैला केवल आकाश ही दिखाई देता था। उसके और आकाश के बीच में कुछ नहीं है। यह सोचकर उसे अजीब सा लगा। कुछ देर बाद उसे प्रसन्नता ही हुई। उत्साह में उसने अपने बक्स से प्राइमर, स्लेट और कॉपी निकाली और उन्हें कितनी ही देर तक देखता रहा। स्लेट पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता रहा। अच्छा मुन्नू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वह पास बैठे मुन्नू की बड़ी बड़ी खुली आंखों में डूब कर पूछता है, परंतु मुन्नू की आंखें खुली ही रहती हैं, जैसे कंकर फेंकने पर भी तालाब के पानी में कोई हलचल नहीं हो। तुम पढ़ लिख कर कुछ तो बनोगे ना, ऐसे ही तो नहीं रहोगे। वह खींच कर कहता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई सेलर। और यह सोचकर कि शायद मुन्नू को सेलर का मतलब मालूम ना हो, वह उसकी व्याख्या करने लगता है। सेलर जहाज में बैठकर बिना पैसा खर्च किए दुनिया भर का चक्कर लगाता है। जिस बंदरगाह पर जहाज रुकता है वह अंदर जाकर शहर घूम आता है। नए नए लोग, दुकानें, नई नई चीज़ें, कहीं शेर और गैंडे की लड़ाई और कहीं दिन में भी रात हो जाती है।
और कहीं रात में भी सूरज चमकता है। बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और मोती तक फैला समुद्र, सब कुछ देखता है। तुम भी क्या सेलर बनोगे मुन्नू? मुन्नू आश्चर्य से उसकी ओर देखता जा रहा है। क्षण भर को उसे लगा था जैसे उसकी बातें सुनकर मुन्नू के होंठ विस्मय और कौतूहल से खुल गए हों। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा हो और उसकी आंखों में मोतियों जैसी चमक आ रही हो, जैसा वह स्वयं यह सब कुछ सोचते हुए अनुभव करता है। और जैसी मुद्रा उसने बहुत पहले एक एतवार की सुबह बेंच पर बैठे हुए छात्र के मुख पर देखी थी, परंतु मुन्नू में बाहर भीतर ऐसी स्थिरता है मानो दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना भी उसके भीतर जलकर राख हो जाएगी। क्यों नहीं मुन्नू भी उस छात्र की भांति उत्साह भरे स्वर में बतलाता कि बड़ा होकर क्या बनने का स्वप्न देख रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद तुझे मुंबई भेज दूंगा। बम्बई तक के टिकट के लिए मेरे पास रुपए हैं। वहाँ सैकड़ों जहाज रोज आते जाते हैं। किसी न किसी में तुझे जरूर काम मिल जाएगा। और जब तू बड़ा होकर सेलर बन जाएगा तो मैं भी एक बार तेरे साथ चलूँगा। हम दोनों इकट्ठे दुनिया भर की सैर करेंगे। मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी जब सूरज चमकता रहता हो और कभी अंधेरा नहीं होता। उसकी स्वर में सग चाही अनचाही इच्छाएं भर आई थी, साबुन में घुले पानी से निकले उन बुलबुलों की भांति जिन्हें बचपन में वह दूर दूर तक उड़ाया करता था। मुन्नू को अपने सामने चुप बैठे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह तो समझ रहा था कि मुन्नू अब तक सेलर बनकर जहाज में घूम रहा होगा। भयभीत मुद्रा में उसे अपनी ओर ताकते हुए देखकर उसे क्रोध आ गया। बोलता क्यों नहीं? क्या बड़ा होकर ऐसे ही गंवार बना रहेगा? उसका स्वर सुनकर मुन्नू की आंखें पल भर को मुंद सी जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह रोने लगता है। डर के उसने अपना चेहरा घुटनों के भीतर छुपा लिया है। बस रोना ही सीखा है अब तक तूने। उसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह मुन्नू के कान पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्नू पूर्ण शक्ति से अपना सिर झुकाए ही रोता रहता है। उसके आंसू बहुत तेजी से घुटनों के नीचे बहते हुए उसकी सूखी टांगों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहे हैं। अचानक मुन्नू के कान छोड़कर वह अलग हो गया। उसने रोने की आवाज छत पर कोई सहारा ना पाकर ऊपर उठती गई और एक मनहूस सी खामोशी के धुनलके के साथ चिपटी हुई उसके चारों ओर फैल गई। वह शून्य आंखों से ऊपर मटियाले रंग के आकाश को देखता रहा, मानो समुद्र पहाड़ जंगल खोज रहा हो। मुन्नू का रोना धीरे धीरे कम होकर सन्नाटे में खो गया। उसकी पतली पतली टांगे और टांगों पर चमकती हुई नीली नसें और उनके ऊपर धरा उसका बड़ा सा बेडौल सिर, जिसके उछले रूखे बड़े हुए काले बाल उजाड़ धरती से झाड़ झखाड़ में जान पड़ते हैं। और वह दोनों एक दूसरे को बहुत देर, कितनी ही देर तक उसी प्रकार शांत बैठे देखते हैं। सहसा घुटनों पर सिर टेके मुन्नू की आंखें देखता है। उसे लगा जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी पर से उसे नीचे धकेल दिया हो। झटके के साथ मुन्नू के पास पहुंचकर उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और मुन्नू की खुली बिना झपकी हुई आंखों को बहुत करीब से देखा और कुछ देर तक देखता रहा। मुन्नू की आंखों में भी जैसे कुछ खो गया हो, जैसा कि उस इतवार को शीशे में अपनी आंखों में देखकर उसने महसूस किया था। मुन्नू की खुली खुली शून्य सी आंखें जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, जिसके बीच में से दूर दूर तक वह झांक सकता है। भीतर क्या है इसे जानने के भय से उसने अपनी ही आंखें बंद कर ली। धन्यवाद।